दोस्तों, साल था 2014 और उस 2014 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये देखिए, यहाँ पे रशिया और रशिया के बगल में एक देश है जिसका नाम है यूक्रेन। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो पूरा देश है ना, ये यूक्रेन है। अब ये जो यूक्रेन देश है, जो कि रशिया का बगल वाला देश है, नेबर देश, वो ना 3 सेक्शन में बटा हुआ है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने अपने देश को 3 हिस्सों में बांटा है। इधर ये वाला है वेस्टर्न सेक्शन, इधर ईस्टर्न सेक्शन, और वहाँ पे एक इनका पार्ट है जिसका नाम है क्रीमिया। अब ये जो क्रीमिया है ना, वो इंटरनेशनल इतना इंपॉर्टेंट था कि ये जो पुतिन भाई साहब है, जो बगल वाले देश के जो प्रेसिडेंट है, किसके, रशिया के, इनको लगा कि अगर ये जो क्रीमिया है, ये यूक्रेन देश जो है ना, ये क्रीमिया को दे रहा था अमेरिका को वहाँ अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए। अब पुतिन जी को लगा अगर क्रीमिया में अमेरिका अपना मिलिट्री बेस बनाता है, ये नाटो की जो फोर्सेस है, अमेरिका और उसके अलाई कंट्री, वो अगर यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बनाते हैं तो सिक्योरिटी के हिसाब से ये पुतिन भाई साहब के लिए और उनके देश के लिए बहुत खतरे की घंटी होगी कि उनके दुश्मन देश का मिलिट्री बेस उनके बगल वाले देश में आके मतलब बैठ गया है यहाँ पे। तो वो उन्होंने इनसे बात की, यूक्रेन वालों से, उनको बताया पुतिन भाई साहब ने कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे उनको, कि आप यहाँ पे उनको मिलिट्री बेस के लिए अलाउड मत कीजिए, ये हमारे सिक्योरिटी के लिए सही नहीं, रशिया की सिक्योरिटी के लिए। फिर भी ये यूक्रेन वालों ने बोला, यूक्रेन वालों को क्या लगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया। उनको लगा हमारे साथ अमेरिका है, हमारे साथ ब्रिटेन है, सारे देश हमारे साथ है, वेस्टर्न कंट्रीज़। वो पुतिन को बोला जो उखाड़ना है उखाड़ ले, हम तो देके रहेंगे। अब भाई साहब पुतिन ने क्या क्या बताएगा आपको। पुतिन ने ये जो पार्ट है ना क्रीमिया, इसको डायरेक्ट हड़प लिया मतलब क्या, इस पर कब्जा कर लिया डायरेक्ट। इसको डायरेक्ट अपनी फोर्सेस भेज दी और इनको डायरेक्ट इधर से पूरा समझ रहे, सारा मिलिट्री यहाँ पे लगा दिया, अपनी मिलिट्री लगा दी रशिया की, और उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया मेन रशिया में, और वहाँ पे इसको डायरेक्ट एक स्टेट बना दिया। और डायरेक्ट उनका जो, जैसे हमारा आर्टिकल 1 है ना, आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, जो हमारे स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन इंडिया में जितनी चीज़ें आती हैं, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और में एक्वायर, ऐसी टेरिटरी जो एक्वायर की जा सकती है उसको भी इंडिया का पार्ट बनाएंगे हम अंडर आर्टिकल 1। जैसे उनका भी रशिया का जो आर्टिकल होगा ना, वो जैसे उस टाइप का यूक्रेन ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, क्रीमिया को डायरेक्ट अपना स्टेट बना दिया कॉन्स्टिट्यूशनली, तो क्रीमिया को डायरेक्ट हड़प कर लिया। अब ये जो देश है, ये रोते रोता कहाँ गया, ये गया जनरल असेंबली में। तो जनरल असेंबली से इसको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि ये जो मैटर था वो वार से रिलेटेड था, ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड था। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पुतिन को बोला कि आप इसको वापस कर दो। पुतिन ने बोला अब तुम लोग जो उखाड़ना है उखाड़ लो। फिर पुतिन इसको वापस किया ही नहीं। फिर यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने पुतिन पे सैंक्शन लगा दिया, रशिया पे, समझ गए। तो अभी आपको ये क्वेश्चन आएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। इसको हमें आज के लेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ना है, जो है पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और एक एग्जांपल, आपने ये नाम तो सुना ही होगा, कुलभूषण जाधव जो थे ना, वो पाकिस्तान ने एक ईरान के बिजनेसमैन को पकड़ा था। एक शिप का बिजनेसमैन कर रहा था आदमी, बिजनेसमैन था वो, शिप का बिजनेस करता था, उसको पकड़ा था। वो मुस्लिम था ऑन पेपर, पासपोर्ट पे, पर बाद में पता चला कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान एरिया है वहाँ पे इसको पकड़ा गया था। बाद में पता चला कि ये आदमी वहाँ पे ना, जैसे हमारे कश्मीर में जो लोग हैं ना, कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए कुछ पाकिस्तान के एजेंट काम करते हैं, वहाँ पे आग लगा देते हैं, वैसे ये आदमी वहाँ पे आग लगा रहा था बलूचिस्तान को कि आप लोग अलग हो जाओ, उनको भड़का रहा था ये आदमी। उनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया और पाकिस्तान ने बोला कि ये कोई बिजनेसमैन वगैरह नहीं है, इंडिया का एजेंट है। शुरू में तो इंडिया ने इससे मानने से इनकार कर दिया, पर बाद में पता चला कि हाँ सच में ये इंडिया का एजेंट है। फिर बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान वालों ने क्या कर दिया, इंडिया वालों ने बोला कि हमें इसका काउंसलर एक्सेस चाहिए, हमें इससे मिलना है। पाकिस्तान वालों ने मना कर दिया और पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद की जो कोर्ट है उन्होंने इसको फांसी की सजा दे दी। तो पाकिस्तान ने इसको लटकाने की एकदम पूरी मतलब पुरजोर कोशिश की कि इसको फांसी दी जाए। इंडिया वाले कहाँ गए, इंडिया वाले गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और वहाँ पे इंडिया वालों ने वहाँ पे बोल दिया कि अंडर जिनेवा कन्वेंशन हमारा जो कैदी, हम उसका काउंसलर एक्सेस मांग रहे हैं, हम उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं जिनेवा कन्वेंशन के अंडर, पर पाकिस्तान हमें एक्सेस नहीं दे रहा है। पाकिस्तान तो उसको मरवाने के चक्कर में, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उन्होंने लताड़ लगा दी पाकिस्तान को। उन्होंने बोला कि आप सिग्नेटरी हो जेनेवा कन्वेंशन के, आप ऐसा उसको फांसी नहीं दे सकते, आपको इंडिया को काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया की जीत हुई और हमें काउंसलर एक्सेस मिल गया, हम इससे जाके मिले और इसको फांसी भी रोक दी गई, समझ गए। तो वापस क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, ये भी यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। तो यूनाइटेड नेशन क्या है, वही हमें आज के लेक्चर में देखना है। तो और एक एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल इसलिए देख रहा हूँ तो क्या है, ताकि आपकी एक्साइटमेंट बनी रहे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए। इंडस वाटर ट्रीटी, अब जब हम आज़ाद हुए थे ना, तब ये जो इंडस रिवर देखो, यहाँ से होकर ऐसे, देखो यहाँ से ऐसे होकर ऐसे जाती इंडस रिवर, और उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी, ये झेलम, चेनाब, रावी, बीज एंड सतलज, ऐसी इंडस और 5, ये 6 रिवर है टोटल, इंडस मिला और ये 5। अब क्या हुआ, हम आज़ादी मिली, उसके बाद आज़ादी के बाद 1960, हमें 47 में तो आज़ादी मिली, 1960 तक तो कोई वाद विवाद नहीं हुआ, सबको पानी वहीं से ही मिल रहा था। पर बाद में क्या हुआ, इन्हें पाकिस्तान वालों को पानी कम जाने लगा। ये पंजाब से ना, ये झेलम वाला में ना, इसका पानी वहाँ पे ज़्यादा ये लोग यूज़ करने लगे, चेनाब वेनाब का।
फिर पाकिस्तान वाले भड़क गए और वो क्या बोले, वो बोले हमें पानी चाहिए, हमारा मतलब हम दोनों को पानी बांट लेना चाहिए। उस तहत इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में। 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई और उसके तहत ये जो पाकिस्तान है इनको 3 रिवर दी गई, झेलम, चेनाब और इंडस। ये इंडस, झेलम और यहाँ पे चेनाब, ये 3 रिवर का जो पानी इंडिया के बाहर वो पाकिस्तान वाले यूज़ करेंगे, वो बाकी रावी, बीस, सतलज, इसका पानी इंडिया वाले यूज़ करेंगे। यहाँ तक तो सही था, पर बाद में क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये किशन गंगा रिवर है जिसको नीलम रिवर भी बोलते हैं। इंडिया वालों ने क्या कर दिया, देखो ये झेलम है ना, इसका पानी क्या हो जाता है, ये यहाँ पे जाके इधर जाके ऐसा, झेलम इनके कब्जे में ना, झेलम इनको दिया है तो इधर झेलम का पानी आता है ऐसे घूम के, देखो यहाँ से ऐसे होकर इधर पानी आता है। इंडिया वालों ने क्या कर दिया, इंडिया वालों ने ना, और ये किशन गंगा इसका भी रिवर, ये भी आके झेलम में मिलती है, इसका पानी भी यहाँ पे झेलम में मिल जाता है। इंडिया वालों ने ना यहाँ से यहाँ पे कैनल बनाया, यहाँ से यहाँ पे जो किशन गंगा का पानी झेलम में आता था आगे चल के, वो झेलम का पानी उसमें पहले मिला दिया और वहाँ पे एक ना यहाँ पे रिजर्वर बना दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट, डैम बना दिया, वहाँ पे इनका एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का प्रोजेक्ट था और बाद में वो पानी यहाँ से जाता वापस यही पे आता था झेलम में। पर इस पर ऑब्जेक्शन लिया पाकिस्तान वालों ने, वापस वो कहा गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्होंने बोला इन्होंने हमारा पानी डाइवर्ट किया है। तो इंडिया वालों ने वहाँ पे प्रूव कर दिया हमने पानी डाइवर्ट नहीं किया है, सॉरी पानी हमने पूरा मतलब इंडिया में नहीं डाइवर्ट किया है, हमने बस ये रिवर का पानी, जो ये रिवर का तो यही आ रहा था, ये भी आ जा रहा था, हमने बस इसको यहाँ भेजा और वापस यही तो ला रहे हैं, हम थोड़ी इसको कहीं डाइवर्ट करें। तो वहाँ पे भी हमारी जीत हुई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और ये केस भी हम जीत गए थे किशन गंगा वाला। तो फिर वापस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, तो ये जो सारी चीज़ें ना आपके मन में, आपने काफ़ी सुना होगा, कौन सा चीज़ आपने यूनाइटेड नेशन के बारे में सुनी होगी। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यूएनओ क्या होता है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है, ये कुछ मेंबर वहाँ पे परमानेंट मेंबर है वो क्या झमेला होता है, यूनाइटेड नेशन ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल और सोशल काउंसिल वो क्या होता है। ये सारी चीज़ें ना आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में ना आप, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरी आपको सुनने में मिलेगी, पूरा लेक्चर अंत तक देखें, समझ गया। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज से हम वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें मुख्यतः, यहाँ देखिए ये ना 4 टॉपिक्स देखने हैं, यहाँ पे मैंने टिक किया है, एक्चुअली ये हुआ नहीं हमारा, हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इसको देखना है। उसके बाद दुनिया भर में ना बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशंस हुए आज़ादी के लिए, जैसे आपने सुना होगा रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इसको भी इसमें देखना है। उसके बाद अब तक दुनिया में जितने भी वार हुए ना 20वीं सेंचुरी में, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, कोरियन वार, गल्फ वार, ढिमका वार, ये सारे जो वार है इसको भी देखना है। और उसके बाद हमें देखना है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें इतनी चीज़ें देखनी किस वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो हम ना देखो इसको शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए, उसके बाद ये देखनी चाहिए, उसके बाद ये देखना चाहिए। बट हम क्या करेंगे, ये जो टॉपिक है ना इसका और उसका कोई लेन देन नहीं, बट अगर इसको समझेंगे ना तो रिवॉल्यूशन समझने में आसानी होगी। ये बाद में बना था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बना था, बट इसको अगर आप समझ जाओगे तो आपको पूरा वर्ल्ड जो ऑर्डर है ना वो समझ जाओगे आप कि क्या होता है, वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चलता है दुनिया में। अगर कोई भी देश कोई कांड करता है तो यूनाइटेड नेशन में उसको कैसे दबाया जाता है, उस पर कैसे सैंक्शन लगाए जाते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है, ये सारी चीज़ें अगर आप समझ जाओगे तो आपको ये बाकी चीज़ें समझने में आसानी होगी। बट ये चीज़ें भले ही उससे पहले हुई है, बट ये समझ जाओगे ना आप तो आपको ये पूरा समझने में आसानी होगी। इसलिए आज का जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला जो लेक्चर है ना, हम ये जो चैप्टर देखो ये 3 होने के बाद हमें ये करना था, बट पहले हम ये देखने वाले आज, बाद में ये देखेंगे, समझ गए आप। तो पहला जो लेक्चर है हमारा आज वर्ल्ड हिस्ट्री का वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल आपने ना न्यूज़ में या मूवीज़ में ये बिल्डिंग देखी हुई, देखो ये जो बिल्डिंग है ना ये ना यूनाइटेड नेशन यूएन का ना हेडक्वार्टर है जो कि अमेरिका में है। तो आपके जहन में काफ़ी बार ये सवाल आता होगा कि यूनाइटेड नेशन एक्चुअली होता क्या है। इसको मराठी में या हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है जहाँ हर साल मीटिंग होती है, हर 2 साल में, 1 साल में, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल मसले होते हैं वो इस बिल्डिंग में जाके सॉल्व होते हैं। पाकिस्तान का इशू हो गया, कश्मीर का इशू हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि अब ये मैटर यूनाइटेड नेशन में जाएगा, फिर यूनाइटेड नेशन जो ऑर्डर देगा हम उसको मानेंगे। तो काफ़ी लोगों के मन में ये आता होगा कि यूनाइटेड नेशन क्या है और हर बार सारा मैटर इसके पास क्यों जाता है, और यहाँ पे कौन चलाता है इसको, कौन सा देश है या बाकी सारे कौन से देश यहाँ पे डिसीजन कौन लेता है, ये कैसी बॉडी, ये क्या है यूनाइटेड नेशन। ऐसे जो सवाल है ना ये आपके मन में घर करके बैठे होंगे। तो आज ना हम इस लेक्चर में एकदम शुरुआत से एकदम बेसिक से आपको बताने वाला हूँ विद बैकग्राउंड कि यूनाइटेड नेशन कब बना था और उसकी क्या ज़रूरत थी, समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होगा वर्ल्ड वार 2 जो हुआ था वो 1938 से लगभग स्टार्ट हुआ था और 1945 से लेके 44 से लेके 45 तक खत्म हो गए थे वर्ल्ड वार 2। अब हुआ क्या था 45 से लेके 1945 से पहले क्या हो जाता था, गुट में बटे हुए थे सारे देश। गुट में मतलब क्या, ग्रुप्स में। जैसे
अब ये जो अमेरिका है, अमेरिका प्लस ये जो ब्रिटेन है, अब ब्रिटेन और अमेरिका ये एक थे, मतलब अगर ब्रिटेन का कोई दुश्मन है तो अल्टीमेटली वो अमेरिका का भी दुश्मन हो जाता है। तो ये ना मतलब जो होते ना हम ये ग्रुप में खेलते थे, कुछ भी एक देश के साथ अगर दूसरे देश का झगड़ा है तो उसका जो साथी देश है वो भी बीच में कूद पड़ता था, वो भी एक दूसरे मतलब इसको धमका देता था। तो सारा ग्रुपिज्म चलता था। और दो टाइप का ग्रुप थे, ये कौन सा था, जर्मनी वाला ग्रुप था, और ये कौन सा था, ये वाला ब्रिटेन वाला ग्रुप था। तो ब्रिटेन के जो अलाइज थे वो सारे के थे, सारे यूएसए वगैरह थे, और जर्मनी के जो अलाइज थे वो सारे जापान वापान वो एक साइड पे थे और एक साइड पे ए थे। तो ऐसा वर्ल्ड वार 2 हुआ था। अब जब वर्ल्ड वार 2 हुआ ना तो ये सारे जो देश है ना इनके ध्यान में एक चीज़ आ गई कि वर्ल्ड वार 2 में इतना नुकसान हो चुका था भारी सा, मतलब ये जो होता है ना प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ था और सबसे ज़्यादा जान का भी नुकसान हुआ था, बहुत लोग मर गए थे वर्ल्ड वार 2 में। तो ये जो सारे देश है ना ये इकट्ठे आए एक प्लेटफॉर्म पे 1945 में, और इन्होंने एक चीज़ डिसाइड की। इन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसे लड़ते रहेंगे एक दूसरे के साथ, ऐसा ग्रुप में लड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर पूरा दुनिया तबाह हो जाएंगी। तो इससे अच्छा हम एक काम करते हैं, हमें कुछ ऐसा ग्लोबल इंस्टीट्यूट बनाते हैं, एक इंस्टीट्यूशन ऐसा बनाते हैं ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जिसमें सारे मेंबर जो है, सारे देश के मेंबर वो वहाँ पे, सारे देश एक्चुअल जो है वो वहाँ पे मेंबर होंगे और उनको हम वहाँ पे राइट्स देंगे। समझ रहे, कहाँ का राइट, वोट करने का जो भी हो, और जो भी इंटरनेशनल मसला होना, मतलब इससे पहले क्या होता था 1945 से पहले जो भी जैसी जो सुपर पावर है उस टाइम पे, जैसे कि जर्मनी को लगा वो घुस गया दूसरे देश में, ऑस्ट्रिया में लूट लिया ऑस्ट्रिया को, यूएसए को लगा घुस गया लूट लिया, ब्रिटेन को लगा घुस गया लूट लिया। तो ये जो लूटना है, लूटपाट ये बंद हो जाए, और जो जस्टिस की भावना है इसको सही से सारे जो देश हैं उनके साथ जस्टिस हो, उनके किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, इसलिए सारे जो देश हैं वो इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे आए और इन्होंने डिसाइड किया कि हमें एक इंटरनेशनल ग्लोबल ऐसा एक इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा। अगर कोई भी इंटरनेशनल मैटर होता है तो मैटर उस इंस्टीट्यूशन में जाएगा और उसके तहत उसको सॉल्व किया जाएगा, ना कि कोई एक देश अपने लेवल पे उसको सॉल्व किया जाए, और सारे देश वहाँ पे राय रखेंगे अपने अपनी। समझ गए आप। तो इस भावना के साथ, इस फीलिंग के साथ 1945 में इसका गठन हुआ था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे ये कहाँ फाउंड हुआ था, ये 1945 में यूनाइटेड नेशन में फाउंड हुआ था, कैलिफोर्निया में। उसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया नहीं फिलहाल, उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, बट यहाँ बना हुआ यहाँ पे था वो, कहाँ पे, कैलिफोर्निया में बना था वो। देखो यूनाइटेड नेशन इज इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशंस, अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशन। समझ गए आप। मतलब इनका एम क्या है कि इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल शांति बनाए रखना, सिक्योरिटी को बनाए के रखना, सारे देश उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना, इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब कुछ जैसे कि अब एक इंटरनेशनल पीस कोऑपरेशन नाम की एक संस्था है इनकी, यूएन की। अगर कोई देश, अफ्रीका के कोई देश है, वहाँ लोगों को भूखमरी से मर रहे हैं तो वहाँ खाना पहुँचाना है, तो ये क्या करते हैं, ये सारे देशों से पैसा लेते हैं और वहाँ पे उनको खाने को देते हैं। मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये देखो इससे ये साबित हो जाता है। उसके बाद एंड सेंटर बनना, हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशन। सारे जो नेशन है, अगर कोई देश अगर किसी देश पे कब्जा करता है तो उसकी जो एक्शन है अलग अलग देशों की, उसको हार्मोनाइज करना, मतलब दो देशों में फ्रेंडली रिलेशन ये करना। जैसे अभी हमारा मैटर था कश्मीर का, यूएन में गया था तो यूएन ने वही बोला कि आपसे समझौते से मैटर को सॉल्व करो, झगड़े वगड़े मत करो। समझ गए आप। तो ये जो बिल्डिंग है ना, ये दुनिया की सबसे पावरफुल बिल्डिंग है। पावरफुल मतलब क्या, ये पावरफुल मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह उस तरीके से पावरफुल नहीं, ये सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बिल्डिंग है। अगर ये बोलती है कि अगर जैसे ईरान पे सैंक्शन लग जाते हैं तो यही बिल्डिंग लगाती है। दुनिया में किसी भी, अगर हम सोचते हैं ना कि यूनाइटेड नेशन ने, यूएन ने इस पे सैंक्शन लगा दे, उस पे सैंक्शन लगा दे, तो सारा डिसीजन इस बिल्डिंग से होता है। ये यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग है, जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिसका हेडक्वार्टर है यहाँ देखो न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड स्टेट्स में। समझ गए। तो सबसे पहले अभी आपको, अब तक हमने 2 क्वेश्चन का आंसर, मतलब 2 क्वेश्चन तो हमारे बन गए। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का गठन कब हुआ था, 1945 में। कहाँ गठन हुआ था, कैलिफोर्निया में होता, सैन फ्रांसिस्को में। और अब इसका हेडक्वार्टर का है, उसका जो HQ है हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन का, वो है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। समझ गए आप। तो यहाँ तक देख लिया। अभी आपको बताता हूँ, ये जो यूनाइटेड नेशन है ना, ये जो काम करता है, ये तो एक बिल्डिंग हमने देख ली, बट इसके ना 5 अंग है, इसको बोलते हैं 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। तो 5 अंग है, उस अंग के हिसाब से यूनाइटेड नेशन का काम चलता है। समझ गए आप। यहाँ पे अभी देखो ये 6 लिखे हुए हैं, पर इसका एक जो है ना अभी फिलहाल वो इनएक्टिव है, वो अभी काम नहीं करता। उसमें से एक जो है ना, ये ट्रस्टिव काउंसिल, इसका फंक्शनिंग बंद हो चुका है। तो फिलहाल अभी 5 ही, यहाँ पे 6 लिखा है, 6 है टोटल वो, बट फंक्शनिंग में अभी 5 ही बस। तो इसको एक को हमें देखना है। यूनाइटेड नेशन आपने सुना होगा, ये जो मैटर है ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गया, ये मैटर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया, कुलभूषण जाधव का जो मैटर है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया। तो ये सारे जो मैटर है ना, ये ऐसे अलग अलग जगह जाते हैं। इसके हिसाब से इन्होंने बांट दिया है अलग अलग मैटर को, अलग अलग फील्ड। जैसे कोई जनरल मैटर है, जनरल, जैसे कि यूनाइटेड, अभी हमारा जो योगा डे, हमारे जो नरेंद्र मोदी जी
हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने प्रपोज किया था 2015 में कि इंटरनेशनल योगा डे हमें सेलिब्रेट करना 21 जून को। तो ये जो सिंपल मैटर था, अब ये सिक्योरिटी काउंसिल में थोड़ी भेजेंगे, वो जहाँ पे सारा युद्ध विद वार से रिलेटेड डिस्कशन होती है। तो ये गया था जनरल असेंबली में। तो यहाँ पे सारे देशों ने ऑलमोस्ट समझ कितना 2/3 लोगों ने वहाँ पे वोट किया था और सबने बोला था हाँ हम इस दिन इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। समझ गए आप। तो ये यहाँ पे जनरल डिस्कशन होती है, यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है, वार जो भी है, कब्जा ये यहाँ पे होती है। अगर कोई देश किसी देश के साथ जाति करता है तो वहाँ पे सारा जो जस्टिस का मामला है वो यहाँ पे जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। हमारा कुलभूषण जाधव का जो मामला था वो यहीं पे था। उसके बाद इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, मतलब जो किसी देश को हेल्प करनी वो करना है, वो सारा मैटर यहाँ पे जाता है। समझ गए आप। तो ये इस तरीके से इनके ना ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। तो अभी एक तो काम का नहीं है, मतलब वो तो फंक्शनिंग में नहीं, तो उस पर क्वेश्चन आएगा। पर 5 काम के, तो इस 5 पे ना क्वेश्चन आएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कब बना था, इसमें कौन कौन मेंबर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसमें कौन कौन मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है क्या। समझ गए। इसका जो अध्यक्ष कौन है, मतलब कौन सा देश है जो इसका चेयरपर्सन है फिलहाल, इंडिया था क्या है क्या। ये सारे जो क्वेश्चन है ये हमें देखने, जिस पे आते हैं क्वेश्चन, मतलब इस चीज़ पे क्वेश्चन आते हैं वो हमें पढ़ने। अब फिलहाल यहाँ पे देख लो ऊपर यूनाइटेड नेशन जो है यहाँ इसको, मतलब हमने डिटेल में देखते बाद में, पर एक बार इसको ये जो डायग्राम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन है, उसके एक जनरल असेंबली 193 देश है। मतलब हमारे देश में कितने, हमारे दुनिया में रजिस्टर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रजिस्टर कितने देश है, 193 देश है। अब वैसे देखा जाए तो बाकी भी 200 से ज़्यादा देश है हमारी दुनिया में, बट 193 रजिस्टर मतलब क्या। जैसे अभी ताइवान है, ताइवान ना चाइना के नीचे एक देश है, वो खुद को देश बोलता है, वो सारे अपने जो काम है वो खुद ही करवाता है। पर चाइना ने दबाव बना के रखा है, चाइना उसको देश बनने नहीं देता। मतलब यूनाइटेड नेशन में ये जब भी एप्लीकेशन डालता है तो चाइना वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। अब सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है वो हम देखते हैं आगे डिटेल में। इसके वजह से क्या होता है, उसको वो देश ही नहीं बन पाता। अभी ये एग्जांपल मैं वापस बताता हूँ आपको, ताकि क्योंकि आपको सिक्योरिटी काउंसिल पता नहीं। फिलहाल यहाँ पे एक ऊपर देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, वहाँ पे 193 देश है। और यहाँ पे क्या है, 1 कंट्री 1 वोट ही, मतलब जो जनरल डिस्कशन के लिए जो भी मैटर आते हैं यूनाइटेड नेशन में, वहाँ पे सबको 1 वोट, एक कंट्री को एक ही वोट मिलेगा। समझ गए आप। तो ये यहाँ पे उसके बाद उसमें क्या है, उसका एक अंग है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एक है इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, और या उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं एक्चुअली ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना 5 परमानेंट मेंबर है। वो परमानेंट मेंबर क्या होते हैं वो भी आगे बताता हूँ, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है जो हर 2 साल बाद बनते हैं, ये भी आगे बताता हूँ। समझ गए आप। तो इस तरीके से हमें इतने ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और ये 5 जो देश उसके अंग है बाकी, मतलब ये एक्चुअली जनरल असेंबली पकड़ के ये टोटल कितने हो गए, ये 4 मतलब 5 हो गए ना। इसको तो हमने हटा दिया पहले वाले को, ट्रस्टी काउंसिल, वो तो फंक्शन में नहीं। ये सारे के सारे हमें देखने। और यूनाइटेड नेशन में ना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब जैसे कि एजेंसीज होती हैं यूएन के ऑर्गन की। जैसे कि देखो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, समझ रहे, मतलब ये अलग अलग जो है ना, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल प्रोग्राम, ये अलग अलग इनके ना ऑर्गन्स होते हैं, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग काम करती है। जैसे कि यूनेस्को पता होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, WHO जो बोलते हैं ना हम, WHO कोरोना को क्या होगा WHO देखेगा, या WTO जो है। तो ये जो है ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसीज है, मतलब यूनाइटेड नेशन के अंडर ये काम करती हैं। इनको रिपोर्ट करना पड़ता है यूनाइटेड नेशन को। समझ गए आप, सारे देश इनका मेंबर है। तो अभी शुरुआत करते हैं जनरल असेंबली से। तो सबसे पहले जो था यूनाइटेड नेशन जो अंग है उनका प्रिंसिपल ऑर्गन, वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इस पर क्वेश्चन आता है कि ये जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये कब बनी थी, ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। देखो ये जो इसका फाउंडर कौन है, यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन जब बना था यहाँ पे न्यूयॉर्क पे, उसके बाद उसने ये 5 प्रिंसिपल ऑर्गन जो है इनको बनाया। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है ना, ये 5 प्रिंसिपल ऑर्गन ना, कुछ 1945 में यूनाइटेड नेशन बना, उसी साल कुछ बने और कुछ बाद में बने थी। तो ये जनरल असेंबली जो है ना वो उसी साल बनी थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। तो समझ लो कि यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर भी वहाँ पे। इसका काम क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है, इसके टोटल मेंबर कितने हैं 193। और इसका काम क्या है, पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूएन। मतलब देखो पॉलिसी मेकिंग मतलब क्या है, जनरल जितने भी चीज़ें हैं जनरल, जैसे मैंने आपको बताया। अब हमें योगा डे जो है उसको सेलिब्रेट करवाना था, और कल किसी और डे, कोई और डे, जैसे कि अभी कोई देश है, केन्या देश या अफ्रीका का, उसके दिमाग में इंटरनेशनल जो मेडिटेशन डे सेलिब्रेट किया जाए हर साल, इंटरनेशनल मेडिटेशन डे। तो फिर वो कैसे इंटरनेशनल लेवल पे करना है हमें, जैसे हम बोलते हैं ना 5 जून को इंटरनेशनल इन्वायरमेंट डे, वैसे इंटरनेशनल कोई डे सेलिब्रेट करना है। सिर्फ डे के लिए नहीं है ये ऑर्गेनाइजेशन, मतलब असेंबली, बाकी चीज़ों के लिए भी। मैं बस एग्जांपल बताता हूँ, एक काम बताता हूँ उसको। अब केन्या को कल लगता है कि हमें इंटरनेशनल मेडिकल डे सेलिब्रेट करवाना है, तो फिर वो इंटरनेशनल डे का टैग कहाँ से लेंगे, फिर वो क्या करेंगे, वो जाएंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जो कि कहाँ पे न्यूयॉर्क में।
जिसके मेंबर कितने 193। अब वो क्या करेंगे, वहाँ पे वो रिजोल्यूशन पास करेंगे, प्रस्ताव पास करेंगे कि हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल मेडिकल डे सेलिब्रेट किया जाए। समझ रहे, कब, 2 जून को। ऐसा अगर उन्होंने वो डालते 2 जून को हम चाहते हैं कि वो सेलिब्रेट किया जाए, तो फिर क्या हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। तो फिर ये जो टोटल मेंबर है ना 193, अब ये 193 मेंबर को इसको अगर पास करवाना है तो ये सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा। इसको एटलीस्ट 50% लोगों ने मतलब उसको वोट करना चाहिए। तो 193 में से कितने लगभग मतलब 193 मतलब कितने 97 या 98 मतलब 100 से ज़्यादा लोगों ने उसको वोट करना चाहिए उसके पक्ष में। जब 100 प्लस लोग उसको वोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वहाँ पे वो रिजोल्यूशन पास किया जाएगा और उसको लिखा जाएगा आज से इंटरनेशनल लेवल पे 2 जून जो है वहाँ पे इंटरनेशनल जो मेडिटेशन डे इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। समझ गए आप। तो ये जो पॉलिसी मेकिंग जो है ऐसे पॉलिसी, ये तो हमने एक सिंपल देखा। वैसे जनरल जितने भी बाकी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, वो जनरल चीज़ें जो है जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह वो चीज़ें नहीं आती, बस जनरल चीज़ें, वो जनरल सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे आती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन यूएन का, मतलब सबका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे 193 मेंबर है, सबके पास एक देश एक वोट है। ऐसा नहीं कि किसी के पास ज़्यादा वोट है किसी के पास कम वोट है। समझ गए आप। तो क्वेश्चन याद रखो 1945 में बना था। ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन यूएन का, पॉलिसी मेकिंग यहाँ पे होती है, 193 मेंबर है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क पे। इतना ही क्वेश्चन आता है। दूसरा जो है वो देखिए यहाँ पे, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये थोड़ा मतलब इसमें थोड़ा गेम है, समझ गए आप। इसको हम देखते थोड़ा डिटेल में। अब सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए कि ये बना कब था, ये भी कब बना था, 1945 में बना था। देखो हाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे, न्यूयॉर्क पे। इसका मतलब क्या है, ये और वो सेम ही बना था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्ज विद द इंश्योरिंग international peace, security and recommending that General Assembly accept a new member to United Nations and approving the any changes to its charter। मतलब क्या, मतलब देखो अभी आप, ये यूनाइटेड यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, देखो इतने मेंबर है वहाँ पे। अब ये क्या बोल रहा है पता है क्या आपको, ये बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जितने मेंबर है, अगर उसमें आपको नया मेंबर ऐड करना है तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ऐड होता है। अब मैं आपको चाइना वाला गेम समझाता हूँ। चाइना वाला गेम क्या है, समझ गए आप। इसका मतलब क्या है, इसका काम क्या है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, इंटरनेशनल पीस को मेंटेन रखना, और मतलब जहाँ पे भी कोई वार हो रहा है, सिचुएशन हो रही है, उसको शांत करवाना। किसी 2 देश के बीच में झगड़ा हो रहा है, वहाँ पे शांत करवाना। कोई एक देश दूसरे देश पे अतिक्रमण कर रहा है, उसको जाके रोकना। ये जो सारी चीज़ें है ना, सद्दाम हुसैन टाइप के जो लोग हैं ना, उनको रोकना, ये काम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। बट उसमें इन्होंने एक चीज़ बताई कि यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली ना, ये इसके अंदर जितने भी नए मेंबर हैं, उसको अगर नया मेंबर आपको ऐड करना है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसको ऐड करवाती है। इसका मतलब कैसे करवाती है, इसमें एक झोल जो बताया मैंने आपको, वो झोल ऐसा है, देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें जितने भी मेंबर है, पहले इसमें कितने 193, अब इसमें जितने भी ना, इसमें ना 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं इस काउंसिल में। तो 5 परमानेंट कौन से हैं, ये देखो, चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट्स है एंड ब्रिटेन है। तो ये जो 5 देश है ना, ये परमानेंट मेंबर है। मतलब ये वर्ल्ड वार 2 जब हुआ था ना, वर्ल्ड वार 2 जीते थे ये देश, इसकी वजह से ये परमानेंट मेंबर क्या होता है और नॉन परमानेंट मेंबर क्या होता है। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि हर 2 साल में चेंज होती हैं। मतलब जितने हमारे 193 देश है ना, उसमें से 5 तो परमानेंट हो गए, फिर इनका तो छोड़ दूँ तो 1 कितने हो गए, 188 बच गए ना। अब ये 5 तो यहाँ पे आ गए, और 188 से हर 2 साल में 10 मेंबर होते हैं रोटेशन के हिसाब से। हर 2 साल में तो एक देश फिर 20-25 साल बाद वापस वो नॉन परमानेंट मेंबर बन जाता है। समझ गए। तो ये 5 और ये 10, ये 15 मिला के इसको चलाते हैं। समझ गए आप। तो ये 5 मेंबर जो है ना, ये इनके पास खास चीज़ क्या है, इनके पास है ना वेटो पावर है। वेटो पावर मतलब क्या, कि जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वहाँ पे जैसे कोई मैटर आता है तो वहाँ क्या है, 1 देश इज इक्वल टू 1 वोट, सबके पास 1 वोट का हक है। बट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर कोई मैटर आता है ना, तो वहाँ पे क्या है, 1 देश 1 वोट। यहाँ पे भी ये 10 मेंबर को 10, पर इनके पास वो वेटो पावर, वेटो मतलब ये 5 छोड़ के 1 देश 1 वोट है। बट ये 5 में से अगर एक आदमी भी बोलता है कि हमें इस चीज़ की मंजूरी नहीं, मतलब हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, तो फिर वो चीज़ होती नहीं। एग्जाम्पल बता दो आपको। अब ताइवान है, ताइवान एक देश है जो कि चाइना के नीचे एक मतलब टापू, एक आइलैंड है। कहाँ पे, चाइना के नीचे। तो वो आइलैंड जो वो खुद को देश बोलता है, वो बोलता है हम खुद का देश है, हम चाइना का पार्ट नहीं। चाइना बोलते हैं हमारा ऑटोनोमस रीजन है, हमारा पार्ट है। अब वो देश जो है ना, मतलब वो जो है ना ताइवान, वो देश बनना चाहता है, वो यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली का देश बनना चाहता है। तो यहाँ पे 50 बार एप्लीकेशन करता है वो। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मतलब चाइना जो है, चाइना तो नहीं चाहता ना वो देश बने, चाइना क्या है, परमानेंट मेंबर है। और हमने क्या पढ़ा अभी कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास पावर क्या है, कि जनरल असेंबली में अगर कोई भी देश को नया ऐड करवाना है तो वो सारा पावर कौन करवाता है, वो नए मेंबर को ऐड सिक्योरिटी काउंसिल से होता है। तो इसको
जो ताइवान है उसको फिर बाद में उसको क्या एप्लीकेशन करना पड़ता है, मतलब वहाँ पे मुझे देश बनाओ, मुझे जनरल असेंबली का मेंबर बनाओ, ये यहाँ पे नहीं बोल सकता, फिर उसको क्या बनाना बोलना पड़ता है, वो चीज़ सिक्योरिटी काउंसिल में जाके बोलनी पड़ती है। अब वहाँ पे 10 मेंबर तो मान जाते हैं, ये 4 भी मान जाते हैं कि चलो ताइवान को ना देश बना दो, पर इसके पास वेटो पावर ना, ये नहीं बोलता है तो वो चीज़ होती नहीं ना। वेटो पावर का मतलब वही है कि एक नामंजूर तो सब कुछ, मतलब अगर वेटो पावर मतलब कि अगर 200 देश है एग्जांपल मानो, वहाँ पे किसी एक दो देश के पास वेटो पावर है, तो कोई वहाँ पे प्रस्ताव पारित होता है, तो अगर एक देश भी बोले ना जिसके पास वेटो पावर है कि मुझे ये मंजूर नहीं, तो वो मंजूर नहीं होता। ये खतरनाक चीज़ है वेटो पावर की, मतलब समझ गए आप। तो ये जो चाइना है ना, ये कभी वेटो पावर यूज़ करता है, ये कभी ये ताइवान को अब तक इसने देश होने ही नहीं दिया 1945 से लेके, समझ गए आप। वैसे ही अब पैलेस्टीन है, आपको बताता हूँ, पैलेस्टीन एक देश है, देश मतलब वो रिकॉग्नाइज देश नहीं, यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं, पर वो खुद को देश मानता है। अब वो इजराइल के पड़ोस में, अब जैसा हमारा यहाँ पे हिंदू नहीं एक्चुअली, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान जो है हमारा, वैसे उनका ना इजराइल एंड पैलेस्टीन है। तो अब ये जो पैलेस्टीन है ना, इजराइल जो है वो बेस्ट फ्रेंड यूएसए का, यूएसए का इजराइल बेस्ट फ्रेंड है। अब वो पैलेस्टीन वो चाहता है कि हमें एक देश का दर्जा मिल जाए यूनाइटेड नेशन में, वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन करता है। बट यहाँ पे आने के बाद उसको पता चल जाता है कि जनरल असेंबली का अगर हमें मेंबर बनना है, तो हमें जनरल असेंबली का मेंबर डायरेक्ट नहीं बन सकते, हमें इससे इधर से होकर जाना पड़ेगा। कहाँ से? सिक्योरिटी काउंसिल से होकर जाना पड़ेगा। इधर हमें अगर इधर अप्रूवल मिला तभी इधर मेंबर बन सकता है। तो यहाँ पे वो अपनी याचिका डालता है, पिटिशन डालता है कि मुझे भाई मेंबर बना लो। ये 10 मेंबर एग्री हो जाते हैं, ये 3 और ये 1 4, ये भी ये सॉरी ये नहीं, ये तो ब्रिटेन का मैप है एक्चुअली, यूनाइटेड नेशन ये यूनाइटेड स्टेट्स ये सॉरी, तो ये 4 भी एग्री हो जाते हैं, ये 10 भी एग्री हो जाते हैं। बट यूएसए एग्री नहीं करता, यूएसए बोलता है, वो वेटो मार देता है, वेटो पावर का यूज़ करके उसको ये रिजेक्ट कर देता है। यूएसए क्यों करता है, पैलेस्टीन को क्यों नहीं करने देता? क्योंकि इजराइल जो है वो इसका बेस्ट फ्रेंड है। इजराइल और यूएसए ये जय वीर हुई शोले की सॉरी, समझ गए आप। इसका मतलब यूएसए कभी नहीं चाहता कि पैलेस्टीन यहाँ पे जनरल असेंबली का मेंबर बन जाए, क्योंकि वो देश बन जाएगा। अगर देश बन जाए तो इजराइल का जो पकड़ा है वो नीचे हो जाएगा दोनों देश के कंपैरिजन में। अभी इजराइल थोड़ा ऊपर से एज पे ना, ये नीचे आ जाएगा। तो ये कभी नहीं जाएगा अमेरिका कि उसका दोस्त देश जो इसको मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, उसका पकड़ा नीचे हो जाए। तो यूएसए यहाँ पे वेटो मार देता है। आप समझ गए वेटो का खेल क्या है। तो क्वेश्चन आपको ये आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ वेटो पावर। तो ये क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे 4 देश देंगे। तो आप अपने दिमाग के जो है ना इसमें छप लीजिए कि एक तो चाइना है, दूसरा एक तो क्या है, रशिया है, फ्रांस है, यूनाइटेड नेशंस है और ब्रिटेन है। ये जो देश है इतने, ये टोटल जो देश है ना, ये देश टोटल मिला के क्या है, ये यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है, इनके पास वेटो पावर है। समझ गए आप। और 10 साल बाद क्या है, हर 2 साल बाद 10 मेंबर जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये पीस कीपिंग ऑपरेशन फोर्सेस चलाती है, पीस कीपिंग ऑपरेशन चलाती है। इनके पास पीस कीपिंग फोर्सेस है। मतलब जैसे पैलेस्टीन है, अब पैलेस्टीन का वार हुआ था इसराइल के साथ, तो वहाँ पे ना कुछ लोग बेघर हो गए थे, तो उनकी सहायता करने के लिए पीस कीपिंग मतलब पीस फैलाने के लिए इनके पास एक दल एक फोर्स है। जहाँ पे कुछ कांड हो जाता है वो फोर्स वहाँ पहुँच जाती है और सबको राहत दिलाने का काम करती है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम होती है उस टाइम की। समझ गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किस लिए बनी है, ये किस लिए बनी है, ये सिक्योरिटी और पीस एस्टेब्लिश करने के लिए बनी है। अगर इधर किसको नई मेंबरशिप चाहिए तो इधर से मतलब मंजूरी चाहिए तभी होता है। 1945 में बनी है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। टोटल 15 मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं जो हर 2 साल बाद चेंज होते हैं और 5 परमानेंट होते हैं। समझ गए आप यहाँ आते। तो आशा करता हूँ कि आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो अच्छे से समझ गया होगा। और ये जो सैंक्शन का जो होता है, सैंक्शन खेलते हैं ना, जैसे अभी यूएसए और ईरान का वार चल रहा था, तो हमने सुना था कि यूनाइटेड नेशन अभी ईरान पे ना सैंक्शन लगाने वाला है। तो यूनाइटेड नेशन मतलब क्या, जो भी बोलते हैं यूनाइटेड नेशन में मैटर क्या है, तो यूनाइटेड नेशन मतलब यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में वहाँ मैटर नहीं आता, वो मैटर जाता है अलग अलग अंक पे। जैसे सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर था, तो यूनाइटेड नेशन मतलब क्या, यूनाइटेड नेशन देखो यहाँ पे न्यूज़ में अगर आप देखो सही से तो यहाँ पे आता है यूएनएससी सैंक्शन लगाने वाला है। तो यूनाइटेड नेशन जो है ना सिक्योरिटी काउंसिल, इसके पास पावर होती है सैंक्शन लगाने की। समझ गए। तो यहाँ मैटर जाता है, सारे देश देखते हैं, सारे देश बोलते हैं अरे हाँ, जैसे कि अभी कोरिया है, अच्छा तो कोरिया बॉम्ब बना रहा है, तो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, तो उसको हम एक बार वार करते हैं, नहीं सुन रहा है तो फिर क्या करेंगे, हम उस पर सैंक्शन लगा देंगे। तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, वो उस पर सैंक्शन लगा देती है। और सैंक्शन लगा देती मतलब क्या करती है, उनको बोल देती कि सारे देश को धमका देती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इससे किसी ने ट्रेड नहीं करना है, इससे किसी ने ऑयल नहीं लेना है, इसको किसी ने ऑयल नहीं देना है, मतलब वो देश को पूरा कंगाल करके छोड़ देती है। तो सैंक्शन ना बहुत बेकार चीज़ है। सैंक्शन जब किसी देश पर लग जाता है, वो देश इकोनॉमिकली पीछे आ जाता है 2-4 साल। समझ गया। ज़्यादा दिन तक सैंक्शन रहे तो फिर वो ज़्यादा पीछे आ जाता है। तो रशिया ने क्या कर दिया था, आपको एग्जांपल बताता हूँ। रशिया ने ना क्रीमिया का एक पार्ट है उसको हड़प लिया था। क्रीमिया एक पार्ट है, रशिया के ऊपर एक देश है, रशिया के बगल में एक देश है यूक्रेन, उसका एक पार्ट है क्रीमिया। रशिया ने क्या कर दिया, उस क्रीमिया को हड़प लिया
और हड़प लिया तो हमने देखा ना कि कोई देश किसी देश के साथ मतलब ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, उसने हड़प लिया, मैटर गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रशिया का बोला वो वापस दे दो। अब पुतिन भाई साहब वहाँ पे, पुतिन भाई साहब सबका बाप है, पुतिन बोला घंटा में वापस नहीं देता, जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने सैंक्शन लगा दिए, कहाँ पे, रशिया पे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिए और खतरनाक सैंक्शन लगा दिए इकोनॉमिकली। तो फिर रशिया के पास, रशिया को इतना फर्क नहीं पड़ा, क्यों पता है क्या, क्योंकि रशिया के पास ना ऑयल है और रशिया के कुछ ऐसे देश थे जो रशिया की लॉबी, जिनको रशिया पूरा संभाल लेता है, तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, यूनाइटेड नेशन को वो बिल्कुल नहीं मानते, वो रशिया के मतलब समझ रहे, पुतिन के पूरे एकदम कर्जदार है वो लोग, वो देश, तो वो खरीदार है रशिया के, इसलिए रशिया की इकोनॉमी को एक लेवल के बाद फर्क नहीं पड़ता। बट बाकी जो देश है, जैसे हमें इंडिया है, इंडिया के पास थोड़ी ऑयल है, अगर हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देंगे तो हम तो लटक जाएंगे ना। हमारे ऊपर भी सैंक्शन लगे थे, पता है कब, 1998 में, 1998 हमने जो पोखरण में टेस्ट करवाया था न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करवाया था अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी, तब अमेरिका को पता चल गया है कि इन्होंने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करवाया है। जैसे आपको पता होगा वो पोखरण मूवी आई थी, तो हमने पोखरण पे टेस्ट करवाया और हम न्यूक्लियर वेपन देश बन गए थे, मतलब हमारे पास अणुबम की जो ताकत है, जो प्रणाली, जो टेक्नोलॉजी, वो हमने हासिल की। बट अमेरिका इस चीज़ से नाखुश हुआ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मैटर गया और हम पे लगा दिए उन्होंने सैंक्शन दबा के, 2003 तक लगभग सैंक्शन चल रहे थे, समझ गए आप। तो इस तरीके से हमने यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसको देख लिया। आगे देखते हैं यूएन सेक्रेटरीट, नहीं यहाँ पे एक्चुअली ये देखते पहले यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, देखो ये, अब ये क्या है, ये गवर्नमेंटल बॉडी। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग इकोनॉमिकल एंड सोशल फील्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो इकोनॉमिकल एंड सोशल फील्ड के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, समझ गए, WTO एक्चुअली, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग एजेंसीज जो है ना यूनाइटेड नेशन की, इनके बीच कोऑर्डिनेशन करना, ये काम है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल का, समझ गए। हर एक देश के पास, जैसे अभी अफ्रीका के कुछ देश हैं, वहाँ पे कोई बीमारी चल रही है, उनके पास पैसा नहीं उन लोगों के पास, तो उनको मदद पहुँचाना, उनको टैबलेट्स, मतलब जो है ना, ये जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स मतलब क्या, टैबलेट्स, मेडिसिन, वो उनको पहुँचा देना। ये सारे अलग अलग जो बहुत सारी, अभी UNSC यूनाइटेड नेशन क्या है, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनेस्को है, ये सारे जो अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन ना यूनाइटेड नेशन की, इनके बीच कोऑर्डिनेशन करना, समझ गए। बस इतना याद रखो। कब बना था, 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, समझ गए, यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए। क्वेश्चन वो आएगा आपको, यूनाइटेड नेशन के 5 जो प्रिंसिपल ऑर्गन है वो कौन से, तो ये दिया जाएगा। एक्चुअली 6 है, पर एक तो इन मतलब फंक्शन ट्रस्टिव काउंसिल है, ये चल रहे इनएक्टिव हो, इसलिए हमने देखा। देखो यहाँ पे लिखा है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल, यहाँ पे 1945 में बना था, न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कितनी एजेंसी है, जैसे हमने देखे WHO ये वाली, ऐसे 15 एजेंसीज है, 15 एजेंसीज है, जिसके मतलब सारा ये देखते हैं। और ये क्या है, यहाँ पे देखो, NGOs आर ऑल्सो गिवन दी ऑब्जर्वर स्टेटस। कुछ NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इनको भी इन्होंने ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया है। और 15 एजेंसी से जिनका कोऑर्डिनेशन करवाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एक बार मैं आपको 15 के 15 जो है उनका नाम पढ़वा के दिखाता हूँ और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है वो बताता हूँ। सबसे पहले जो है यूनाइटेड नेशन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। दूसरी जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन मतलब क्या, ये जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती है उनके रूल्स रेगुलेशन क्या होता है, क्या करना है, कहाँ से उड़ेगी फ्लाइट, कहाँ पे बैन है, क्या है, वो सारी चीज़ें ये देखते हैं। इनका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा, ये 1947 में बनी थी। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये 1977 में बनी थी, इसका रोम, इटली में हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 187 मेंबर है, ये 1919 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। अब आपको लग रहा होगा कि तो 1919 में बनी थी और ये तो यूनाइटेड नेशन बना था 1945 में। देखो ये पहले ही बनी थी, बाद में इसको यूनाइटेड नेशन में ले लिया था, समझ गए आप। उसके बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 171 मेंबर है, ये 1948 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, लंदन में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, आपको पता होगा ये भी यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी, ये 1945 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में। उसके बाद इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, तो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड 4G 5G ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती हैं, किसको लाइसेंस देना, क्या करना है। ये 1965 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, जो अभी मैंने बताया था, ये इसके पास 193 मेंबर्स है, ये 1945 बनी थी, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस, जो कि फ्रांस में। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1966 वेना, ऑस्ट्रेलिया में हेडक्वार्टर है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ये 1874 में बनी थी, ये जो है बर्लिन जो है बर्न जो है ये स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है वो 1944 में बना था। वर्ल्ड बैंक जो बोलते हैं हम, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है, ये 1948 में बना था, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा है।
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, इसका भी 1967 में ये बनी थी। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, IMD डिपार्टमेंट, जो कि हमारा जो वेदर फोरकास्ट करता है, बारिश कब होगी, साइक्लोन कब आएगा, वैसे जो दुनिया भर का जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में 1950 में बना था। हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मेंबर है। उसके बाद वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ये 1975 में बनी थी। इसका मैड्रिड जो स्पेन में, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। अब आपको इसका काम काज देखो, अभी आप पूछोगे इस पर क्वेश्चन आता है क्या, इसको याद रखने की जरूरत है क्या? देखो क्वेश्चन तो आता नहीं, पर कुछ कुछ जो है ना, जैसे कि अभी आपको बताता हूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अभी इस पर क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये अभी न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि कोरोना की वजह से। तो इंडिया इसका मेंबर है क्या? तो इंडिया इसका इंडिया इसका मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है। ये कब बनी थी? 1948 में बनी थी। जिनेवा इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। तो ऐसे एक दो जो है ना, जो न्यूज़ में होते हैं, उसको आप एक बार पढ़ लो। अभी IMF जो है ये, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है मे बी। तो ये चीज़ आप याद रखिए बस, कुछ कुछ जो है ना। और अभी आपको इसके बारे में अंदर कुछ पढ़ना है तो आप इसको, ये जो स्क्रीनशॉट लीजिए, देखो ये मैंने साइड में ले लिया, इसका मोबाइल में स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको एक बार पढ़ लीजिए, इसमें क्या क्या चीज़ें। तो इस तरीके से हमने यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल इसको ख़त्म किया, सिक्योरिटी काउंसिल को भी ख़त्म किया, जनरल असेंबली को भी ख़त्म किया है। और ये जो ट्रस्टिव काउंसिल है, ये तो मैंने बताया ये क्या है, ये 45 में बना था। इसका हेडक्वार्टर भी नहीं रखे, पर इनएक्टिव है, इसका काम काज बंद है फिलहाल। तो ये इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ये कुछ पढ़ने की जरूरत है। अब बाकी कौन से? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। अब ये बता दो आपको, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी मतलब क्या? जो हमने शुरू में एक नंबर देखा ना, UN, UN ही यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी, वहाँ पे जो न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशंस एग्जीक्यूटिव, ये क्या है? आर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन ऑफ बॉडी, मतलब क्या है? डिसीजन इम्प्लीमेंट, जो यूनाइटेड नेशन में जो डिसीजन लिए जाते हैं, तो उसका डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन करने का जो काम है, अलग अलग बॉडीज़ का डिसीजन जो लिए जाते हैं अलग अलग बॉडीज़ में यूनाइटेड नेशन के, वो डिसीजन इंप्लीमेंट करवाने का काम यहाँ पे होता है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट में। ये आप याद रखिए, ये 45 में बना था, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो ट्रिक है याद रखने की, देखो सारे के सारे जो है ना, देखो प्रिंसिपल ऑर्गन ना, मैं वो स्पेशलाइज एजेंसी से नहीं बोल रहा हूँ। स्पेशलाइज एजेंसी कुछ यूनाइटेड नेशन से पहले बनी थी, कुछ बाद में बनी थी, और कुछ यूनाइटेड नेशन के साथ बनी थी। बट जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है वो सारे के सारे 1945 में बने हैं, देखो यहाँ पे। तो इसको याद रखने की जरूरत, मतलब इसको अलग से हर एक को याद रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप लॉक कर दो। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सारे जो प्रिंसिपल ऑर्गन से 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, वो सारे के सारे 1945 में बने थे, ये वो याद रख गए। उसके बाद यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल ऑर्गन है, सबका हेडक्वार्टर क्या पता है क्या? न्यूयॉर्क, सिर्फ एक को छोड़ के। मतलब न्यूयॉर्क जो है US में, सबका हेडक्वार्टर वहाँ पे, सिर्फ एक जो प्रिंसिपल ऑर्गन है उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं, उसका हेडक्वार्टर का पता है क्या? ये जो है नीदरलैंड, वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर। हेग जो है नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी बोला जाता है, वहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है। अब हमने सारे के सारे देख लिए, अभी हमें देखना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। अब आपको एक स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ था। ये जो कुलभूषण जाधव, आपने नाम सुना होगा, आपको स्टोरी बताता हूँ। कुलभूषण जाधव जो है ना, वो ना मतलब इंडिया के हिसाब से इंडिया का एक सिपाही, मतलब एक यहाँ पर इंजीनियर या कोई था, आदमी था, जो कि ईरान में ना एक शिप का बिजनेस कर रहा था, और उसको अमेरिका वालों ने पकड़ लिया, और पाकिस्तान वालों ने पकड़ लिया, और पाकिस्तान वालों ने बोला कि ये इंडिया का जासूस है, और उसका नाम था, वो कुछ तो मुस्लिम नाम था उसका, कि जो भी हो, समझ रहे, जैसे फैजल शेख उसका नाम था। तो फिर वो पकड़ा गया, तो जो पाकिस्तान के एजेंसीज थे उन्होंने उसको जाँच वाच किया, उनकी जो ISI है उन्होंने उस पर रिसर्च मारा पूरा, उनको पता चल गया कि ये नाम इसका नहीं, ये डुप्लीकेट है। तो फिर उन्होंने इंडिया वालों को उसके पासपोर्ट अगर भेजा, बोला देखो ये आदमी आपका पकड़ा है और ये आपका जासूस है। तो इंडिया वालों ने, जैसे हर कोई देश करता है, अपना अगर एजेंट पकड़ा जाता है वो उसको डिनाई कर देते हैं, वैसे इंडिया वालों ने डिनाई कर दिया। इंडिया वालों ने बोला ये हमारा एजेंट है ही नहीं। तो फिर उन्होंने इसके पासपोर्ट यहाँ पे भेज दिया। तो फिर बाद में पता चल गया, इंडिया वालों ने काफ़ी दिन तक छुपाया, बोले ये वहाँ पे ट्रेड करता है, वो करता है, पर बाद में पता ही चल गया कि ये इंडिया का एजेंट है। अब वो इंडिया का एजेंट था, समझ रहे, मतलब यहाँ का जेम्स बॉन्ड था वो। अब उसका मैटर, इंडिया ने क्या बोला, इंडिया ने काउंसलर एक्सेस मांगा। मतलब ना जेनेवा कन्वेंशन, एक जेनेवा में एक कन्वेंशन साइन की गई थी इंटरनेशनल, ये जो है ना सब देशों के द्वारा, कि अगर कोई देश का कोई एजेंट अगर पकड़ा जाता है दूसरे देश द्वारा, तो वो जो देश है वो देश वहाँ पे जाके जेनेवा कन्वेंशन के अंडर, वो देश, जैसे कि इंडिया का कोई आदमी अगर पाकिस्तान ने पकड़ लिया, तो अगर इंडिया काउंसलर एक्सेस मांगती, मतलब हमें जाके हमारे आदमी से मिलना है, बात करनी, तो उस देश को उसको काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। समझ गए? उल्टा भी हो जाए, अगर इंडिया पाकिस्तान का भी हमने पकड़ लिया तो पाकिस्तान वाले भी वो क्या कर देंगे, पाकिस्तान वाले भी हमारा वाले को मतलब छोड़ देंगे, वो हम पाकिस्तान वाले को काउंसलर एक्सेस दे देंगे। बट इस केस में क्या हुआ, ये साले पाकिस्तान वाले ना, यार इन्होंने हमें काउंसलर एक्सेस नहीं दिया इसको मिलने के लिए। ये जो कुलभूषण जाधव, इसको मिलने के लिए काउंसलर एक्सेस दिया ही नहीं हमें। अब एक एजेंट होता है, उसके पास कितनी खुफिया इन्फॉर्मेशन होती है, तो
अब वैसे एजेंट को काफ़ी खतरनाक लेवल पर ट्रेन किया जाता है, तो वो तो मतलब वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, पर फिर भी अगर काउंसलर एक्सेस मिल जाता है तो हम पता चल सकता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन इसके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हो उससे पहले उसको पकड़ा हुआ वो हम तक मिली नहीं हो, तो वो भी ले सकते हैं। बट ये हरामियों ने हमें काउंसलर एक्सेस दिया ही नहीं। फिर हमारे देश ने क्या किया, हम कहाँ चल पड़े, हम गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम गए, हमने बोला कि जिनेवा कन्वेंशन के अंडर जो है काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए, पर पाकिस्तान वाले दिए नहीं रहे। फिर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डंडा निकाला और पाकिस्तान पे जो पिछवाड़ा मारा पाकिस्तान का डंडे से, इन्होंने इतनी बेइज्जती करवा दी पाकिस्तान की कि मतलब इन्होंने बोला कि अशेम ऑफ, मतलब उन्होंने बोला कि शर्म आनी चाहिए आपको कि आपने जिनेवा कन्वेंशन पे साइन किए और आप एक मुजरिम को काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहे, तो आप सबसे पहले इमीडिएटली प्रायोरिटी पे आप इन लोग इंडिया वालों को काउंसलर एक्सेस दे दो। तो फिर हमने काउंसलर एक्सेस दे दिया और फिर उन्होंने क्या कर दिया, उनका जो कोर्ट है ना वहाँ पे इस्लामाबाद में, वो कोर्ट में उसको पेश कर दिया, उसको फांसी की सज़ा दे दी। अब उसको लटकाने वाले थे, फिर हम वापस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए। हमने बोला भाई साहब अब तक मैटर सॉल्व नहीं हुआ या हमारा हमने प्रूव, हम बोल ही नहीं रहे कि हमारा एजेंट है, समझ गया। आप उसको बिना हमें कंसल्ट किए हमारे आदमी को आपके देश में कैसे सज़ा दे सकते हो, फांसी दे सकते हो। ये पाकिस्तान फिर भी नहीं मान रहा था। फिर मैटर क्या हुआ, फिर वापस ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, इसने वापस क्या बोल दिया, इसने बोल दिया कि आप उसको फांसी नहीं दे सकते। फिर उसकी फांसी रद्द हो गई और फिर वो अभी वहाँ पे जेल में, समझ गए। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जो क्या करता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सेटल्स डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स एंड गिवन एडवाइजरी ओपिनियन ऑन इंटरनेशनल इशू रेफर्ड बाय यूएन। मतलब जो अलग अलग देश है इनके बीच में जो डिस्प्यूट हो जाते हैं, दो देश में जो झगड़े हो जाते हैं, उसको सॉल्व करने का काम है किसका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। बायलैटरल बोल रहा हूँ मैं, यहाँ दो बायलैटरल मतलब दो देश में, अगर एक देश एक साइड में 50 देश उस पर कब्जा कर रहे हैं तो फिर वो मैटर जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल में, समझ गए। या एक देश है वो किसी देश को लूट रहा है डायरेक्ट, फिर वो भी जाएगा। पर जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट और लूटना अलग चीज़ है। अब आप बोलोगे पुतिन भाई सबका जो मैटर था वो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं गया, क्रीमिया को हड़प लिया था। और भाई उनका डिस्प्यूट नहीं था, उसने डायरेक्ट हड़प लिया था, देश को अपने देश में मिला लिया, तो वो अलग मैटर है, वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगा, वो वार कैटेगरी में आ जाता है। बट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब क्या, कि जो सिर्फ डिस्प्यूट, दो देश में जो डिस्प्यूट है उसको सेटल करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, इंटरनेशनल जो मैटर है इसको सॉल्व किया जाता है बायलैटरल टाइप के। तो उस टाइम पे फिर इंडिया को जीत मिली थी कुलभूषण जाधव केस में। तो अभी क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना कब था, ये 1945 में बना था और इसका हेडक्वार्टर का है, ये याद रखो, सारे यूनाइटेड नेशन के जो प्रिंसिपल ऑर्गन है उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। बस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेग जो नीदरलैंड में वहाँ पे। और इसका काम क्या है, ये जो है ना यहाँ पे प्राइमरी जुडिशियल ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये जुडिशियल ब्रांच है। जुडिशियल ब्रांच मतलब क्या, यहाँ पे कोर्ट टाइप काम होता है, जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है ना, वैसे यूनाइटेड नेशन का सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे सारे डिस्प्यूट सॉल्व किए जाते हैं। यहाँ पे 15 जज होते हैं और 15 जज होते हैं। अभी फिलहाल जो 15 में एक जो है ना वो हमारा इंडिया का भी, और इनका क्या होता है, 9 साल का इनका कार्यकाल होता है, इनको चुना जाता है, मतलब सारे देश को वोटिंग होती है। अब वो वोटिंग की प्रोसेस बहुत बड़ी, उस पर आपको क्वेश्चन आएगा नहीं ना, उसको इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत है। वो आता है यूपीएससी के मेंस में आता है क्वेश्चन कि यूनाइटेड नेशन की जो जज की जो प्रक्रिया है वो सही है क्या, वो गलत है क्या, तो उसको यहाँ पे आपको यूपीएससी वाला जो मेंस का एग्जाम है आईएएस वाला उसमें आता है। बाकी वो यूपीएससी प्रीलिम में भी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आईएएस वाले में भी ना, एनडीए एसएससी कोई भी एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बस इतना याद रखो कि वहाँ पे 15 जज होते हैं और उनका कार्यकाल, एक आदमी अगर जज होता है तो 9 साल तक वो जज रहता है। फिलहाल इंडिया का भी एक आदमी वहाँ पे जज है और इस डिस्प्यूट सेटल करते हैं अलग अलग देशों के। स्टेट मतलब क्या, स्टेट मतलब देश भी, स्टेट मतलब सिर्फ स्टेट नहीं, समझ गए आप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंडिया इसका पार्ट है क्या, हाँ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पार्ट है। आपको क्वेश्चन आएगा क्योंकि कुलभूषण जाधव वो सारा करंट अफेयर वाला मैटर चल रहा है, तो ये आपको क्वेश्चन आएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इंडिया उसका पार्ट है क्या, हाँ इंडिया इसका पार्ट है, समझ गया आप। तो यहाँ तक हमने देख लिया, ये जो है ना यूनाइटेड नेशन का जो है, देखो ये भी हमने देख लिया, जनरल असेंबली देख लिया, सिक्योरिटी काउंसिल देख लिया, सेक्रेटरीट देख लिया, ट्रस्टिंग काउंसिल भी देख लिया, पर ये हमारे कुछ काम का है नहीं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी देख लिया और इंटरनेशनल इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल ये भी देख लिया, समझ गए। तो इस तरीके से हमने आज का जो हमारा लेक्चर था ये यूनाइटेड नेशन, ये देखो यहाँ पे मैंने टिक किया एक्चुअली क्योंकि इसको पहले पढ़ाना था, ये हमारा हुआ नहीं अब तक, इसको हम बाद में देखने वाले, इसको फिलहाल हमने अभी ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पार्ट है और जो करंट अफेयर का भी पार्ट है, इसको हमने एकदम डिटेल में ख़त्म किया। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ डाउट है तो वो भी बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू सो मच, इन्जॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।